है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का महत्वपूर्ण हिस्सा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 2 में वर्णित है, जिसे हम नागरिकता के रूप में जानते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले इसके संदर्भ में काफी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस पे फोकस किया गया था। फ्रेंड्स, इन बातों को अलग अलग रखते हुए आज देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान भारतीय संविधान विधि जो है, इसमें वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलुओं को रखा गया है कि भारतीय संविधान में जो वर्णन है वो ये कि व्यक्ति की नागरिकता किन परिस्थितियों में जाएगी, किन परिस्थितियों में वापस आएगी, या भारत का नागरिक होने के लिए किन किन शर्तों को पालन करना चाहिए, इन सारी बातों को भारतीय संविधान में वर्णित है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग भारतीय संविधान का, जिसे नागरिकता के रूप में हम जानते हैं। आइए देखते हैं उसकी महत्वपूर्ण बातों को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इनको 5 भागों में बांट कर रख दिया हूं कि मतलब नागरिकता 5 भागों के 5 पॉइंट में दे दिया हूं, जिससे कि इसे जानने के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि भारतीय संविधान की नागरिकता से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है उसे 4 पॉइंट में रखा हूं। सबसे पहले कि अपना जो है ये इसका विषय क्या है, तो विषय के संदर्भ में नागरिकता हो गया। नागरिकता के बाद जो है, अगर ये कहें कि इसकी स्थिति क्या है, तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में भाग 2 के अंतर्गत 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है। इन अनुच्छेदों के में भारतीय नागरिकता से संबंधित बातों को वर्णित किया गया है। तो इसकी स्थिति 5 से लेकर 11 के बीच में है। और स्वरूप को देखा जाए, इसके स्वरूप को, तो फ्रेंड्स, इसका स्वरूप भारतीय संविधान में क्लियर कट दिया गया है कि हमारे देश के संविधान में वर्णन इस आधार पर नागरिकता को किया गया है कि व्यक्ति की नागरिकता एकल होनी चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता भारत के संदर्भ में एकल नागरिकता होनी चाहिए, न कि दोहरी नागरिकता। फ्रेंड्स, आगे है स्रोत। यानी कि अगर देखा जाए कि संविधान में बहुत सारे पहलुओं को विदेशी स्रोतों द्वारा इनको लिया गया है, यानी अडॉप्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, उसी संदर्भ में नागरिकता को भी कहां से अडॉप्ट किया गया, बहुत बार क्वेश्चन बना चुका है। तो फ्रेंड्स, नागरिकता को ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। यानी कि विषय, स्थिति, स्वरूप और स्रोत, इन चारों को देखा जाए तो यानी कि नागरिकता इसका जो है, इसकी विषय है, स्थिति 5 से लेकर 11 है, इसका स्वरूप देखा जाए एकल नागरिकता है, और फाइनली इसका जो स्रोत है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब ये तो रही फ्रेंड्स छोटी छोटी बातें जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब महत्वपूर्ण पहलुओं पे, जिसमें नागरिकता वास्तव में होती क्या है, नागरिकता का आशय क्या है। तो नागरिकता का आशय फ्रेंड्स ये होता है, नागरिक, पहली पॉइंट, नागरिक होने का भाव। यानी कि एक व्यक्ति में नागरिक होने का एक भाव होना चाहिए, सबसे पहली बात नागरिकता के आशय में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नागरिक से संबंधित आचार जो संहिता होती है, वो महत्वपूर्ण पहलू है कि एक नागरिक के संदर्भ में एक आचार संहिता है, ये महत्वपूर्ण बात है। यानी कि अगर नागरिक होने का भाव हो और आचार संहिता को पालन करता हो, तो ये निश्चित रूप से वो नागरिकता के अंतर्गत आता है, या उसका भाव नागरिकता से प्रकट होता है। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं महत्वपूर्ण बात, जिसे हम आर्टिकल 5 बोलते हैं। यानी कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत क्या वर्णन है देखते हैं। यानी अनुच्छेद 5 के अंतर्गत और नागरिकता प्राप्ति के जो साधन या स्थिति है, अगर मैं ये कहूं कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन है और क्या उसकी स्थिति है, तो आप इस प्रकार समझिए कि नागरिकता की प्राप्ति और साधन अनुच्छेद 5 में वर्णन है। यानी नागरिकता का जो वर्णन है कि आर्टिकल 5 में वो ये कि व्यक्ति किन साधनों से और किन स्थितियों में ये नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली स्थिति, इसे 3 पॉइंट अगर मैं आउट करूं तो उन 3 पॉइंटों में निकल कर ये आएगा कि नागरिकता किन परिस्थितियों में और किन साधनों द्वारा ये क्लियर होता है। तो सबसे पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारत में जन्मा होगा। यानी कि भारत में जन्मे हुए व्यक्ति
ही भारत का नागरिक होगा। और दूसरा है कि सेकंड पॉइंट बी जिसे कहते हैं कहेंगे, जिसके माता पिता में से कोई एक, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, यानी कि भारत में जन्मे हुए माता पिता में से अगर कोई एक है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। फ्रेंड्स, तीसरा सी पॉइंट है कि जो संविधान के प्रारंभ होने के, यानी कि संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो। यानी कि 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को अगर जाना जाए तो सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो। दूसरा, भारत में उसके माता पिता में से कोई जन्मा हो, या फिर एक ये कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो जो भारत में जन्मा होगा, यानी कि भारत में जन्मे हुआ व्यक्ति ही भारत का नागरिक होगा। इन 3 परिस्थितियों में, इन 3 पॉइंटों को मद्देनजर, इन 3 शर्तों के द्वारा ही पता चलता है कि भारत का नागरिक होने की वो क्या क्या शर्तें हैं। तो भारत के नागरिक होने की ये जो महत्वपूर्ण शर्तें आर्टिकल 5 में वर्णित हैं। आगे फ्रेंड्स, आर्टिकल इसमें एक नोट पॉइंट है, जो भारत शब्द सेंटेंस बार बार प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी कि भारत का नागरिक, वो भारत कौन, ब्रिटेन का भारत या फिर स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत में भी उन किन परिस्थितियों का, कैसा भारत, वो कौन सा भारत, किस अनुच्छेद, किस अधिनियम का भारत। तो फ्रेंड्स, इसे आप जान लीजिएगा कि 1935 के दौरान जो अधिनियम आया था, उस दौरान जो भारत का वर्णन किया गया था, उस भारत की बात की जा रही है, यानी उस 1935 के भारत की बात की जा रही है जिसका नागरिक व्यक्ति को होना चाहिए किन किन परिस्थितियों में। फ्रेंड्स, ये नोट है कि वह भारत जो 1935 के अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया, यानी कि 1935 के अधिनियम द्वारा जो भारत का निर्धारण किया गया है, उसी भारत का नागरिक होना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं पाकिस्तान से भारत। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत ये वर्णित है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता किन परिस्थितियों में कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, उनकी प्रमुख शर्तें आइए देखते हैं वो क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात, वह व्यक्ति जिसके माता पिता और उसके पितामही या मातामही वो भारत में क्या हो, जन्मे हो, यानी जिन व्यक्तियों के माता पिता या मातामही पितामही भारत में जन्मे हो उनको नागरिकता प्राप्त होगी आर्टिकल 6 में। और उस 6A है, 6B के अंतर्गत ये है, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत में आ गया हो, यानी कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो व्यक्ति भारत में आया हो और उस तिथि से भारत का क्या हो, निवासी हो, ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से भारत में आ गया हो और उस तिथि से वो अपना क्या कर लिया हो, वहां से निवासी बन गया हो, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। दूसरी है इसका, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले वे व्यक्ति, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले वे सभी व्यक्ति भारत का निवासी होंगे जो सरकार द्वारा पंजीकृत हों, यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद के जो व्यक्ति भारत में निवास कर रहे हों वो सभी भारत के नागरिक होंगे जो भारत के पंजीकरण में अपना पंजीकृत करवा दिए हों, वो व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। और उसके 6 माह, एक और शर्त होनी चाहिए कि उसके 6 माह पहले से भारत में रह रहे हों, 6 माह पहले, पंजीकरण के 6 माह पहले से भारत में रह रहे हैं 19 जुलाई 1948 के बाद। आगे फ्रेंड्स, आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 7 के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात वो है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक, यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की व्यक्तियों की नागरिकता क्या होगी। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता की क्या शर्तें हैं, वो नागरिक कैसे होंगे, जो व्यक्ति 1 जुलाई 1947 के बाद
भारत से पाकिस्तान आ गया हो, भारत से पाकिस्तान गया हो, यानी कि 1 जुलाई 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, उन व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में उन लोगों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा और कौन नहीं माना जाएगा, उस संदर्भ में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता के संदर्भ में वो क्या महत्वपूर्ण बात होगी, वो ये कि उन लोगों की नागरिकता समाप्त का हो जाएगी जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं। दूसरी, लेकिन इसमें एक शर्त है कि उन व्यक्तियों पे ये लागू नहीं होगा जो किन्हीं शर्तों द्वारा या किन्हीं कार्यों द्वारा या किन्हीं समझौतों द्वारा भारत की नागरिकता उन्हें दी गई। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि लेकिन यह शर्त उन व्यक्ति पे लागू नहीं होती जो किसी समझौते के तहत भारत आ गए हों। यदि कोई समझौता हुआ हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, उन व्यक्तियों की अगर नागरिकता दे दी गई है समझौते के तहत, तो उनपे ये बातें और 1 मार्च 1947 वाला लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 7 के अंतर्गत जो पहली पॉइंट है, यानी ए इसको हम कहें कि 1 मार्च 1947 से के बाद पाकिस्तान में जो गया हो उसकी तो नागरिकता टोटल जो है आप जान सकते हैं कि भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ये तो कन्फर्म है। बट जब कभी कोई ये शर्त जो है उन व्यक्तियों पे लागू नहीं होता है, यदि समझौते के दौरान किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त कर दी गई है, तो ये 1 मार्च 1947 वाला मसला लागू नहीं होता। फ्रेंड्स, आगे है आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति की नागरिकता, यानी कि भारत के बाहर जो व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के संदर्भ में क्या क्या शर्तें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि भारत में जन्मे किंतु विदेश में निवास कर रहे हैं, मतलब भारत में तो जन्मा हुआ है परंतु विदेश में निवास कर रहा है, करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में जो पॉइंट है, जो शर्तें हैं, या तो वह स्वयं या उसके माता पिता या उसके मातामही या पितामही में से कोई भारत में जन्मा हो, एक शर्त। दूसरी, विदेश में मामूली रूप से निवास करता हो, मतलब विदेश में जैसे विदेश गया और स्थायी नहीं रहा, यानी आता जाता रहा, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता के संदर्भ में वो भारत का नागरिक होगा जो विदेश में मामूली रूप से आता जाता हो, काम करता हो, चला आता हो, पढ़ता हो, चला आता हो, किन्हीं परिस्थितियों में गया हो, कुछ दिन तक रुका हो, चला आ रहा हो, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता क्या होती है, और या तो उसके माता पिता, मातामही, पितामही भारत में जन्मे हो या खुद जन्मा हो। तो ये हुई आर्टिकल 8 की पहली पॉइंट। ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की कुछ शर्तें हैं। क्या? सबसे पहली बात, वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति आर्टिकल 8 के अंतर्गत में दिया गया कि विदेश में जाएं, रहें, इससे फर्क नहीं पड़ता, आते जाते रहें, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी नागरिकता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। सबसे पहली बात वो ये कि वो अपना पंजीकरण भारत में कराया हो, पंजीकृत हो भारत में। दूसरा, पंजीकरण जो हुआ है काउंसिलर द्वारा पंजीकृत हो। भारत के जो काउंसिलर होते हैं, जो नागरिकता की काउंसलिंग करते हैं, उनके काउंसिलर द्वारा इनका काउंसलिंग हो, यानी पंजीकृत हो। तीसरा, डोमिनियन सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के द्वारा किया गया हो, यानी कि जो डोमिनियन सरकार होती है, वो डोमिनियन सरकार द्वारा जो निर्धारण किया गया है उस प्रारूप के द्वारा किया गया हो। तो ऐसे कंडीशन में ABC ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता बनी रहेगी। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9, यद्यपि कि मैं आर्टिकल 8 तक, 5 से लेकर 8 तक और 9 से लेकर 11 तक बताना चाह रहा था, लेकिन मैं 9 को भी इसमें समाहित इसलिए कर दिया कि अगला जो अब नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसके अंतर्गत ये रहेगा कि वहां पे 9 की भी चर्चा की जाएगी, यानी कि नागरिकता का समापन किन परिस्थितियों में होती है, उन समापन को देखा जाए। तो भारत की नागरिकता का समापन के संदर्भ में ये आर्टिकल 9 के अंतर्गत वर्णित है कि भारत की नागरिकता किन परिस्थितियों में समाप्त होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू वो है कि विदेशी नागरिकता
जैसे ही आप प्राप्त करते हैं, भारत के का नागरिक जैसे ही किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक टोटल नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करते ही भारत की नागरिकता अब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, भारत की नागरिकता समाप्त करने के लिए किसी विदेश की नागरिकता जैसे प्राप्त करेगा व्यक्ति, वैसे ही भारत का नागरिकता का जो भी प्रक्रिया है या भारत का नागरिक होने की जो भी शर्तें हैं पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता को जो समाप्त करने की बातें हैं वो आगे और भी इस पे वर्णन किया जाएगा। किन किन परिस्थितियों में भारत की नागरिकता समाप्त होती है उन्हें देखा जाएगा आगे। फ्रेंड्स, जो ये इसके महत्वपूर्ण बातें हैं, इसकी जो नियत जो शर्तें की गई हैं भारतीय संविधान में, ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक व्यक्ति की नागरिकता के संदर्भ में काफी आप देख ही रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन के पहले क्या क्या इस पे हो हल्ला मचा है। तो फ्रेंड्स, इसे जानना तो हमारे लिए अति आवश्यक है। अपेक्षाकृत परीक्षा प्रतियोगिताओं के दृष्टिकोण के से ज्यादा। तो फ्रेंड्स, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं वो तो इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया है, साथ साथ में इसकी जानकारी हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। और इस पे जो इसकी समसामयिक घटनाएं घटी हैं, इस पे एक वीडियो अलग से बना दूंगा ताकि आपको पूरी तरह से नागरिकता से संबंधित जो नई चीजें हैं, नई चीजें ऐड की गई हैं, नई शर्तों को ऐड की गई है, उनको भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको प्रभावित किया हो, लग रहा हो कि ये वीडियो कहीं न कहीं वाकई में हमारे लिए उपयोगी है, तो इसे जो है आप ध्यान से सुनिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। साथ साथ में जो आपके अपने मित्रगण हैं उन तक भी इसको शेयर जरूर करिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।